हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपना और आपकी फैमिली का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जो चैप्टर 1 है आपकी लक्ष्मीकांत बुक का। उसका जो बेसिक था, जो बैकग्राउंड था, वो मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी व्यापार करने के लिए, फिर उन्होंने क्या देखा कि हमारे जो इंडिया के जो रूलर हैं, जो यहाँ पर जो राजा हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, टाइम के साथ वीक होते जाते हैं और क्या वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम पहले तो हम व्यापार करने आए थे, तो उन्होंने क्या सोचा, हम मौके का फ़ायदा उठाते हैं और हम इंडिया को अपनी क्या बना लेंगे, कॉलोनी बना लेंगे। तो जिससे कि हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। कोई भी कंपनी होती है उसका मेन मोटिव क्या होता है कि हमें क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है इंडिया में, ब्रिटिश रूल, वो क्या है, किस किस में पार्ट में डिवाइड हुआ था ये। एक तो कंपनी रूल में, और एक क्राउन रूल में। ठीक है। जो आपका ये कंपनी रूल है, ये कब से कब तक था, 1773 से लेके 1858 तक। और जो आपका एक क्राउन रूल है, ये कब से कब तक था, 1858 से लेके 1947 तक। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था कि आपका ये ब्रिटिश रूल था, कैसे कैसे वर्क किया था। कंपनी रूल था, पहले कंपनी ने रूल किया, फिर क्या था, क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बीच में क्या हो गया था, रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया था। ठीक है। फिर देखिए आगे, अब हमें कंपनी रूल देखना। जैसे मैंने आपको क्विड प्रो क्यों बताया था कि जो ब्रिटिश की जो कंपनी थी, वो उस टाइम पर क्या थी, घाटे में जा रही थी। उनको क्या हो गया था, कर्जा हो गया था, डेब्ट हो गया था। तभी वो क्या गए थे, गवर्नमेंट के पास गई थी उनको, कि उन्होंने कहा कि आप हमें लोन दे दीजिए। तो उसके बदले में क्या हुआ था, वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या कहा कि आप हमें क्या करेंगे, हम आपको क्या करेंगे बदले में, रेगुलेट करेंगे और हम आपको क्या दे देंगे, 1.4 मिलियन पाउंड, इतने पैसे हम आपको दे देंगे। ठीक है। और हम आपको साथ में क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो उसी रेगुलेट के चक्कर में, कि हम आपको रेगुलेट करेंगे, उसी रेगुलेट के चक्कर में क्या हुआ, ये एक्ट्स आए थे। ठीक है, इनको रूल करने के लिए कि हम आपको कंट्रोल कर लेंगे। आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपका जो एक्ट आता है, वो एक्ट है 1773 का एक्ट। देखें, देखिए कंपनी रूल स्टार्ट है यहाँ पे। देखिए 1773 से लेके 1858 तक ये कंपनी रूल आपका स्टार्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये आपका फर्स्ट एक्ट है। देखिए अब इसके अंदर क्या क्या है, पहले मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या। ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी होती क्या है। देखिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। आपका जो एग्जीक्यूटिव है, पहले आप लेजिस्लेटिव समझिए। लेजिस्लेटिव क्या है, जो लॉ को बनाती है। ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव क्या है, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, मतलब लागू करती है उनको। और जुडिशरी क्या है, वो उन लॉज को देखती है कि सबको क्या मिल जाए, जस्टिस मिल जाए,
सबको क्या मिले, न्याय मिले। तो क्या है, जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, हमारा जो पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ बनाना है। और जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करती है, लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि आपके जो ये आईएएस ऑफिसर हैं, जो जो इनके एग्जाम क्लियर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो पॉलिसीज बनी है, कोई भी लॉ बना है, उसको क्या करते हैं, लागू करते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव। जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है या फिर अदर कोर्ट्स हैं, वो क्या करेंगे आपका, वो क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये जो लॉ है वो क्या है, सही है या गलत है। जैसे आपका आगे आएगा जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट आएगा कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो चेक करता है कि आपका जो लॉ बना है वो संविधान के हिसाब से है भी या नहीं है। अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं होता है तो हमारी जुडिशरी, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उस जो लॉ बना है जो संविधान के हिसाब से काम नहीं करता है, उसको क्या कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा, उसको काट देगा। तो फिर वो क्या, लॉ जो बना था वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा इंडिया में। आइए देखें, हमारा जो ये लॉ आया था, ये एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए 1773 का इसका एम क्या था, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारा ये जो एक्ट आए थे, जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने उनको कर्जा दिया था ना, उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने क्या कहा था, बदले में हम आपको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो इसीलिए 1773 में फर्स्ट टाइम क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसका एम क्या था, कि मतलब इसका जो ये एक्ट आया था, इसका मकसद क्या था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेगुलेशन करेंगे हम, इसका एम ये था। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर ऐसे ही हर 20 साल के बाद क्या हुआ था, हर एक एक्ट आता था जिसको हम चार्टर बोलते हैं। तो फिर आगे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है, अब इस लॉ के जो प्रोविज़न है हम वो देखेंगे जो इस एक्ट के अंदर आए थे। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव क्या होते हैं और जुडिशरी क्या होता है, ये आपको क्लियर होंगे। ठीक है, फिर अब इसी के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट आता है इसके अंदर, ये देखिए हम क्या देखते हैं, जैसे ये हमारी इंडिया है, हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बॉम्बे है, बॉम्बे, यहाँ पर मद्रास है और बंगाल। हम क्या देखते हैं, 1764 के बाद गवर्नर वर्क करने लगे थे ना वहाँ पे। तो फिर हम क्या देखते हैं, जो बंगाल का जो गवर्नर था, बॉम्बे का जो गवर्नर था और मद्रास का जो गवर्नर था, तो हम क्या देखते हैं, हर गवर्नर के पास क्या था, लेजिस्लेटिव भी फंक्शंस थे कि वो लॉ भी बना सकता है, और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी थे। ऐसे ही मद्रास वाले के पास थे और ऐसे ही बंगाल वाले के पास, दोनों थे। ठीक है, लेजिस्लेटिव भी थे और एग्जीक्यूटिव भी थे, ऐसे ही मद्रास वाले के भी थे दोनों। तो हम क्या देखते हैं, इस लॉ के अकॉर्डिंग, देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग जो ये एक्ट आया था, इसमें फर्स्ट में क्या कर दिया गया, इस एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास किसको दे दी गई, गवर्नर ऑफ बंगाल को। कि क्या कर दिया इन्होंने, जो लॉ बनाने की जो पावर थी, किसकी, जो गवर्नर थे बंगाल, किसके, बॉम्बे के और मद्रास के, किसको दे दी गई, गवर्नर ऑफ बंगाल को दे दी गई। कि जैसे हम 3 इंसान हैं, एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, हम वर्क करते हैं, तीनों के पास इक्वल पावर है। मान लिया किसी दो की पावर छीन के, कुछ पावर छीन के, जैसे पावर कौन सी थी उनके पास, लेजिस्लेटिव भी है और एग्जीक्यूटिव भी है। लेकिन क्या किया गया, हमारी जो लेजिस्लेटिव पावर क्या कर ली, छीन ली और किसी तीसरे इंसान को दे दी। तो इससे क्या होगा, जो तीसरा इंसान है वो क्या हो जाएगा, वो पावरफुल हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास, जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो किसको दे दी गई, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दी गई, दे दी गई। तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो क्या हो गया, पावरफुल हो गया। और क्या किया गया था इस लॉ के अकॉर्डिंग, सेकंड वन, इसमें क्या किया गया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
आपका जो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे? वैरन हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद देखें, एक होता है आपका सेंट्रलाइजेशन, एक होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं पहले, जैसे यहाँ पर अलग अलग पर्सन के पास पावर है। सेंट्रलाइजेशन में हम क्या करेंगे, सबकी पावर को एक जगह पे कंसंट्रेट करेंगे। जस्ट लाइक हम क्या सोचेंगे कि एक ही इंसान के पास सारी पावर आती जाए। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करेंगे हम, ये बीच में एक इंसान है जो पूरे को रूल कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हम पावर्स को डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को दे देंगे। यहाँ पर तो पावर एक को दी जा रही है सेंट्रलाइजेशन में, जैसे हम एरो दिखा रहे हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है, आपके जो सेंटर में जो एक इंसान है उसकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, सबको अलग अलग दिया जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं, जो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, आपका पॉलिसीज क्या होंगी, कोई भी पॉलिसी बनी है आपकी डिसेंट्रलाइजेशन में वो अच्छे से एप्लीकेबल होगी, अच्छे से लागू होगी ना। कोई भी लॉ बना है, ठीक है, कोई भी कानून बना है आपका, कोई भी पॉलिसी आई है सरकार की, तो हम क्या देखते हैं, वो अच्छे से एप्लीकेबल होगी किसमें, डिसेंट्रलाइजेशन में। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में तो सारा एक इंसान के पास है, एक इंसान कहाँ कहाँ तक जाके देखेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो गया, उसने अपनी पावर को क्या कर दिया, दूर दूर तक भेज दिया, अलग अलग इंसानों को भेज दिया। तो इससे क्या होगा, अच्छे से रूल होगा उस टाइम पे। क्योंकि जैसे आप देखिए, अब जो हमारा पंचायती राज वाला सिस्टम है, ठीक है, तो सबके जो पंचायत राज के सिस्टम में क्या होगा, लोकल के जो पीपल हैं वो अपनी जो समस्या है वो किसको बताएंगे, वो उनके सरपंच को बताएंगे। तो उनके सरपंच को बताने के बाद एक तो सरपंच जो वहाँ का है वो सरपंच अच्छे से क्या समझेगा, उनकी बात को समझेगा। जो लोकल पीपल हैं, वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं जो वहाँ के, वो सारी जो समस्या है वो अच्छे से समझेगा, या हमारे प्राइम मिनिस्टर समझेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो कभी आके भी नहीं देखते हैं ना, बहुत कम एरिया है जहाँ पर आके देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो वो वहाँ का जो सरपंच है वो वहाँ पर देखता ही रहता है कि क्या क्या समस्या है लोगों के बीच में। तो ये हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो आपका अभी क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन कौन से एक्ट में हुआ था। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे लेजिस्लेटिव पावर को छीन के बॉम्बे और मद्रास के किसको दे दिया गया था, बंगाल के गवर्नर को। तो हम क्या देखते हैं, छीननी है किसी एक पर्सन को दिए, तो क्या ये सेंट्रलाइजेशन है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये क्वेश्चन आता है आपका, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन जो आपका है ये कौन से एक्ट में था। तो ये आपका आंसर आएगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अंदर ही क्या था, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन था। अब आप आगे देखिए, फिर आपका जो थर्ड आता है वो देखिए, फर्स्ट स्टेप था ये टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके थ्रू, पोस्ट बनाई गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए जो क्या करेंगे, देखेंगे किसका फंक्शन, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कैसे फंक्शन करती है। अगर वो कुछ गलत करती है तो वो किसको बता देंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता देंगे जाके। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट स्टेप था, किसको रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसका था ये, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। आगे देखिए, जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये किसको आंसवरेबल है, ये बताएगा, ये जवाब देगा, किसको देगा, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है इंग्लैंड में। तो उनको क्या करेगा, ये जवाब देगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे वर्क कर रही है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, अच्छे से देखेगा ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, और फोर्थ वन आपका क्या हुआ, फोर्थ वन में जो आपके ऑफिसर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के,
जैसे मैंने आपको भी बताया था पहले कि जो आपके ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो तो क्या हो रहे थे, रिच हो रहे थे, अमीर होते जा रहे थे, और जो उनकी कंपनी थी वो क्या हो रही थी, कर्जे में जा रही थी। तो वो क्यों हो रहे थे, क्योंकि वो क्या करते थे, ब्राइब्स लेते थे, करप्शन करते थे, ठीक है। तो ये करने के बाद गिफ्ट लेते थे इंडिया के लोगों से। तो इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आपका जो प्राइवेट ट्रेड है, आप अलग से कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, खुद का प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। पहले क्या करते थे, वो जो ऑफिसर्स थे वो अपना खुद का भी कर लेते थे। तो क्या हो गया, प्राइवेट ट्रेड को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जो वो इंडिया से क्या करते थे, गिफ्ट लेते थे, वो भी अलाउ नहीं है कि आप जो ऑफिसर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो गिफ्ट भी नहीं ले सकते हैं और रिश्वत भी नहीं ले सकते हैं। तो इन सब को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ताकि जो कंपनी है वो करप्ट ना हो और जो उनका जो उन्होंने कर्जा लिया है वो वापस कर सकें टाइमली, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसके हिसाब से अब आ गया जो आपका 5th पॉइंट है, उसमें क्या आया, जो आपकी जो ये कंपनी थी, इसको रेगुलेट करने के लिए जो ये आया है 1773 का, तो इसमें क्या किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, एस्टेब्लिश एट कैलकटा। जिसके अंदर क्या होगा, एक चीफ जस्टिस होगा और क्या होगा, 3 जजेस होंगे। एक चीफ जस्टिस होगा और 3 जजेस होंगे आपके, ठीक है। इसका जो फर्स्ट चीफ जस्टिस था उनका नाम क्या था, एलिया एम्पे। जो आपका सुप्रीम कोर्ट बना है इसके अकॉर्डिंग, तो जो कब बना था, ये 1774 में बना था। तो इसका जो फर्स्ट चीफ जस्टिस है वो था इलाया एम्पे। तो उसको उसके साथ साथ क्या होंगे, उस दर के 3 जजेस होंगे। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट बन गया इसके हिसाब से। और 6th पॉइंट देखिए, 6th पॉइंट में क्या आएगा आपका, एक क्या बना दी गई, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल इन काउंसिल बना दी गई, जो क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन करेगी, किसके, पूरा जो गवर्नर जनरल जो बंगाल का बना था उसकी जो काउंसिल बनी है उसमें उसको हेल्प करेगी। इसको क्या बोला जाता है ऑल्सो, काउंसिल ऑफ 4 या फिर कैलकटा काउंसिल। और जो ये जो काउंसिल है इसके अंदर जो वोटिंग होगी वो किस कैसे होगी, कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट कैसे होता है, अब जैसे देखिए, काउंसिल ऑफ 4 है ये, और क्या है, गवर्नर जनरल भी है। तो हम क्या देखते हैं, कोई भी 4 है यहाँ पे, ठीक है। ये चारों क्या करेंगे, वोट करेंगे। अगर डिसीजन आता है 2/2 का, कि मतलब इक्वल हो गया, ठीक है, दोनों साइड, दो ने क्या कर दिया, यस बोल दिया और दो ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो हम क्या देखते हैं, डिसीजन कैसे लिया जाएगा, अगर दो ने हाँ कर दी, दो ने ना कर दी, तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा। फिर आपका जो वोटिंग करेंगे वो करेंगे गवर्नर जनरल करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करेंगे, ठीक है। उनकी वोटिंग जो होगी उसी साइड फिर क्या हो जाएगा, वो 3 वोट्स हो जाएंगे। तो ऐसे ही गवर्नर जनरल वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में वोट नहीं करेंगे, लेकिन वो तब वोट करेंगे जब दोनों साइड क्या हो जाएगा, मैच क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। कि जब मैंने आपको कह दिया कि दो ने क्या कर दी, हाँ में वोटिंग कर दी, और दो ने क्या कर दिया कि हाँ हम इसके अपोजिट में हैं, तो फिर मानी किसकी जाएगी, जो गवर्नर जनरल जिस साइड वोट करेंगे वो वाला वोट माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 6th पॉइंट। जो आपकी ये काउंसिल है ये क्या है, एग्जीक्यूटिव है। ये जो आपकी 4 मेंबर की जो काउंसिल बनी है ये क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन करेगी, कोई भी लॉ है वो इम्प्लीमेंट करती है। तो इसका काम क्या था, ये एग्जीक्यूटिव थी, ठीक है।
लेकिन वो क्या ऑल्सो क्या करती थी, ऑल्सो परफॉर्मिंग लेजिस्लेटिव फंक्शन। कैसे, देखिए आपकी जो एग्जीक्यूटिव है वो उसका काम क्या था, एग्जीक्यूटिव था, लेकिन वो साथ में क्या करेगी, आपके फंक्शन करेगी लेजिस्लेटिव फंक्शन भी। कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इस एक्ट के दौरान क्या हुआ था कि जो आपकी लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे की और मद्रास की, किसको दे दी गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई थी। ठीक है, तो फिर आगे देखिए, तो इसका एग्जांपल देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए सुनिए, अब हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है, पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जब ये पार्लियामेंट में होते हैं तो ये कैसे फंक्शन करते हैं, एज अ लेजिस्लेटिव। ठीक है, और जब ये एज अ पीएम वर्क करते हैं तो ये कैसे वर्क करते हैं, एज अ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के थ्रू वर्क करते हैं ना उस टाइम पे, जब ये पीएम की तरफ वर्क करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, वो क्या है, वो लेजिस्लेचर है। ठीक है, और जो बाद में जो सेकेंडरी फंक्शन है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का, वो क्या है, जब वो प्राइम मिनिस्टर की तरह रोल करते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका प्राइमरी रोल क्या है, लेजिस्लेटिव है, और जो उनका सेकेंडरी रोल है वो कौन सा है, उनका एग्जीक्यूटिव है। ये है आपके पीएम। ठीक है, इससे आपको आ गया होगा समझ में। फिर अब जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, ये आपके लिए पढ़ना जरूरी क्यों है, देखिए क्यों है ये। देखिए पहले हम क्या देखते हैं, जब हमारी हिस्ट्री की बात आती है तो हम क्या देखते हैं, वहां पर क्या थे, लेजिस्लेटिव सेकेंडरी थी, और जो आपकी एग्जीक्यूटिव है वो क्या थी, प्राइमरी थी। तो लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबल थी किसको, एग्जीक्यूटिव को। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, प्रेजेंट में हम क्या देखते हैं, जो आपकी एग्जीक्यूटिव है वो किसको है, रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव को। हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पार्लियामेंट को है ना, हमारे लेजिस्लेटिव को है। तो हम क्या देखते हैं, जो ये चेंज आया है ये, ठीक है, चेंज फ्रॉम, ये अपोजिट हो गया ना। पहले तो देखिए लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबल थे एग्जीक्यूटिव को, लेकिन अब क्या है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव को। ऐसे ही तो ये जो ये चेंज आया, इसलिए हमें क्या होता है, ये हमारा जो ये बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये हमारा पढ़ना ज़रूरी होता है। फिर आगे देखें, और एक फैक्ट है, किसी को पता नहीं होगा ये वैरन हास्टिंग थे, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, इनको ये करप्ट हो गए थे, तो इनके थ्रू इनके लिए क्या कर दिया गया था, इनका इम्पीचमेंट भी किया गया था एक टाइम पे। लेकिन फिर बाद में इनको गिल्टी नहीं पाया गया, तो इसलिए इम्पीच भी नहीं हुए थे ये। ठीक है, ये आपका ये हो गया। फिर आगे देखिए, फिर अब हम क्या देखते हैं, एक बार हम इसको वहां से रीड करते हैं पीडीएफ से। देखिए, दिस एक्ट वॉज अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस एज इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो लॉ और ये एक्ट आया था, ठीक है, इसके अंदर ये फर्स्ट स्टेप था आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। सेकेंड, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इस कंपनी का क्या कर दिया गया था, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। पॉलिटिकली फंक्शंस क्या होते हैं आपके, जैसे कि आप कोई लॉ बना रहे हैं, जैसे हमारी लेजिस्लेटिव वर्क करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कैसे हो गए आपके, जैसे आपका एग्जीक्यूटिव वर्क करता है ऑफ द कंपनी। थर्ड वन, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप क्या था, सेंट्रलाइजेशन का था। वैसे ही अब देखिए हम इसके फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट वन, इट इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल as the Governor General of Bengal and created Executive Council of 4 members to assist him. The first such Governor General was लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। यही मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जो बंगाल के थे उनको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और उनको असिस्ट करने के लिए क्या थे, एक गवर्नर जनरल इन काउंसिल बना दी गई थी, जिसको आप कैलकटा काउंसिल भी बोलते हैं। फिर जो आपका फर्स्ट सच गवर्नर जो आपका बना था, फर्स्ट गवर्नर जनरल, वो कौन थे, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग बने थे।
फिर सेकंड वन आपका आता है, इट मेड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अनलाइक अर्लियर। देखिए पहले जो ये प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे, मैड्रास और बंगाल थी, ये इंडिपेंडेंट थी, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो किसको दे दी गई थी, वो गवर्नर ऑफ बंगाल को दे दी गई थी, और गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। फिर थर्ड वन आता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, 1774 में बना था ये। मैंने अभी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट बनी थी कैलकाटा के अंदर 1774 में, और किसके वहाँ पे क्या था, एक चीफ जस्टिस थे और 3 क्या थे, उनके जजेस थे। फोर्थ वन, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। जैसे मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो वो करप्शन करते हैं उनको, और जो गिफ्ट लेते हैं इंडिया वालों से, ठीक है, तो उनको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, अब उनको अलाउ नहीं था कि आप करिए, ठीक है। फिफ्थ वन, इट स्ट्रेंथन्ड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रिवेन्यू, सिविल, मिलिट्री एंड अफेयर्स इन इंडिया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक पोस्ट बनी थी जो क्या थी, आंसरेबल होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और क्या थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगी कि जो कंपनी है ये कैसे वर्क करती है, अगर वो कुछ गलत करती है तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएगी। ये हो गया आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके फीचर्स देख लिया हमने, अब हम क्या देखेंगे, इसके डिफेक्ट्स देखेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये आपकी लक्ष्मीकांत बुक में नहीं, ये एक्स्ट्रा है, देखिए इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। देखिए फर्स्ट आपका जो डिफेक्ट्स आते हैं, डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं कि क्या कमी रह गई थी इस एक्ट के अंदर कि हमें और एक्ट लाने पड़े बीच में। तो फर्स्ट डिफेक्ट जो आपका आता है वो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूशन। जो आपकी जुडिशरी है उसको सेपरेट नहीं किया, किससे, आपके एग्जीक्यूटिव से। और क्या था, सेकंड वन देखिए, डिड नॉट स्पेसिफाई लॉज ऑफ, जो इंग्लिश के जो लॉ हैं, ब्रिटिश की गवर्नमेंट के जो लॉ हैं, क्या वो लॉ इंडिया के लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे, ये भी नहीं बताया गया था। इंग्लिश के जो लॉ हैं क्या वो जो भारत के लोग हैं क्या उनके ऊपर लागू होंगे, ये भी नहीं बताया गया था, ये भी कमी रह गई थी इसके अंदर। फिर आपका थर्ड देखें, जो पावर दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो पावर दी गई थी, तो उनके पास जो पावर दी गई थी वो पूरी स्पेसिफाई नहीं थी, पूरा क्लियर कट नहीं बताया गया था कि आपके पास ये पावर है। तो क्या हुआ, स्पेसिफाई तो किया नहीं गया था। जो गवर्नर जनरल के पास जो पावर थी वो पावर थी कि सिर्फ आप किसी काम के लिए मना कर सकते हैं, ना कि कोई आप लॉ बना सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि सब चाहते तो नहीं है ना कि हम अपनी लेजिस्लेटिव पावर अगले को दे दें, और जो आपके बुक्स में लिखा होता है वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होता है अच्छे से। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रह ही जाते हैं। तो ऐसे ही जो पावर दी गई थी गवर्नर जनरल को वो सिर्फ पावर क्या थी, पावर ऑफ नेगेशन थी, आप सिर्फ किसी काम को मना कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए लॉ बनाएंगे। ये आपका फिर इन्हीं कारण से क्या हो गया था, ये फेल हो गया था। तो फिर हम क्या देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कोऑपरेटिव क्यों करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कौन चाहता है कि आप हमें रेगुलेट करें, कोई नहीं चाहता ना, कौन चाहता है कि हम पाबंदी में रहें, कोई भी नहीं चाहता। तो ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उनका साथ ही नहीं दिया कि आपका जो ये एक्ट है कि हम आपको फॉलो करने देंगे, ठीक है। फिर और क्या आपका ये हो गया आपका, ठीक है, यह हो गया आपके डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। फिर अब जो हम अपना नेक्स्ट करेंगे वो होगा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको तो भी बता दीजिएगा, ठीक है। जो आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी इन सब की। और अगर आप बता दीजिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं आपको वो भी अवेलेबल करा दूँगी टेलीग्राम ग्रुप में,
ठीक है, थैंक यू।